नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विधि जोशी एकेडमी में। दीज क्लासेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस। और हम कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड लेट्स स्टार्ट। एक्सेप्टेंस शुड बी कम्युनिकेटेड, हम इसकी बात कर रहे थे। सेक्शन 2 भी हमने पढ़ा, सेक्शन 3 हमने पढ़ा। नाउ अब आगे पढ़ते हैं, देखिए आगे है क्या। सो अब तक हमने पढ़ा द एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड एज पर सेक्शन 3, कुछ भी हो सकता है वो। एंड नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, नेक्स्ट जर्नी इज व्हाट एंड मोर ओवर सच कम्युनिकेशन शुड बी मेड टू द ऑफरर। प्लीज राइट पी फॉर प्रीलिम्स, यहां से क्वेश्चन आएगा आपको कि ये जो कम्युनिकेशन होनी है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस किसको होनी है। ये जो कम्युनिकेशन होनी है ये तो हो गया कि एक्सेप्टेंस शुड बी कम्युनिकेटेड, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, हम लोग पढ़ चुके हैं। लालबन शुक्ला गौरी दत्त केस पढ़ा था हम लोगों ने, है ना। अब हम पढ़ रहे हैं एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, ये हमने पढ़ लिया। अब मैं नेक्स्ट लेवल की बात कर रहा हूं कि किसको करेंगे एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। जिस व्यक्ति ने प्रपोजल दिया था आपको, जो ऑफरर कहलाएगा, आप उसी को ही एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन करेंगे। किसी अन्य व्यक्ति को एक्सेप्टेंस नहीं करेंगे, कम्युनिकेट नहीं करेंगे, उसका रिजल्ट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होगा। और इसको समझने के लिए आपको कष्ट करना पड़ेगा। बड़े दुख के साथ मैं कह रहा हूं आपसे, कष्ट उठाना पड़ेगा आपको, लेकिन पढ़ना पड़ेगा केस लॉ। फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले होगा ये। दिस इज व्हाट, फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले 1863 का केस है, समझिए। एंड इसको समझिए, इसमें है क्या। चाचा भतीजे का खेल है सारा। मिस्टर फेल्ट हाउस रोड ए लेटर टू हिज नेफ्यू, अपने भतीजे को पत्र लिखा, ऑफरिंग टू बाई हिज हॉर्स, उसका घोड़ा खरीदने के लिए, फॉर दिस रेट 30, दिस 15 शिलिंग, एक अमुक दिए गए प्राइस पे, कि प्रिय भतीजे मैं तुम्हारा ये घोड़ा इतने रुपए में, इतने मुद्रा में खरीदना चाहता हूं। सही है। किसने लिखा लेटर? चाचा ने लिखा। किसको लिखा? भतीजे को लिखा। चाचा का नाम क्या है? फेल्ट हाउस। ठीक है, यहां तक पिक्चर क्लियर होगी। लेटर में और क्या लिखा, ये बहुत काम की बात है। जो ब्लू कलर में है इसको बहुत ढंग से पढ़ना। इन द लेटर इट वॉज ऑल्सो मेंशन व्हाट, इफ आई हियर नो मोर अबाउट द हॉर्स, अगर मैं इस संबंध में कुछ भी नहीं सुनता हूं, आई शैल कंसिडर द सेम टू बी माइन एट सच रेट। अगर तुम मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताते हो, है ना, घोड़े के बारे में मैं कुछ नहीं सुनता हूं, तो मैं ये मान लूंगा कि जो मैंने प्राइस ऑफर किया है, उस प्राइस पर ये घोड़ा अब मेरा हो गया। तू कौन? मैं खामोखा। ये हो रहे चाचा जान अभी, ठीक है, कि बेटा तुम्हारी क्रेटा कार, तुम्हारी BMW मैं 5 लाख में खरीदना चाहता हूं, और अगर तुमने कार के बारे में कुछ नहीं बताया तो ये मान लूंगा कि 5 लाख में कार मेरी हुई। वहां पे घोड़े की बात थी, आपने कार की बात कर दी। इतना समझ में आया आपको? तो दिस इज द बेसिक फैक्ट। फेल्ट हाउस का एक लेटर है। लेटर किसको लिखा उसने? अपने भतीजे को लिखा। क्या कहा? कि मैं तुम्हारा घोड़ा खरीदना चाहता हूं, प्राइस ऑफर कर दिया, और साथ ही साथ उस पर एक ड्यूटी इंपोज कर दी कि अगर तुमने रिप्लाई नहीं किया तो ये मान लूंगा कि ये घोड़ा अब मेरा हुआ। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। द नेफ्यू डिड नॉट रिप्लाई दिस लेटर, भतीजे ने उस पत्र का कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन क्या किया? नेफ्यू टोल्ड टू हिज ऑक्शनर बिंडले, उसने अपने ऑक्शनर को, जो कि नीलामी करता था, बिंडले नाम है, उसको बोला that he wanted to reserve this horse for his uncle and therefore desired that horse be not sold by the auctioneer। चाचा को तो जवाब देना भूल गया, चाचा को, लेकिन मन में है, अब भतीजे के मन में है कि मेरा घोड़ा चाचा की सेवा करेगा, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। लेकिन चाचा के लेटर का रिप्लाई करना भूल गया, और जो उसका नीलामी करता है, ऑक्शनर है, जिसका नाम बिंडले है इस केस में, उसको बोला कि देखो ये जो घोड़ा है, ये घोड़ा मैं अपने चाचा को देना चाहता हूं, और तुम इसको बेचना मत। तो नाउ यू सी, नेफ्यू की इंटेंशन है, इंटेंशन ऑफ नेफ्यू इज टू एक्सेप्ट द ऑफर।
हु इज द ऑफरर? अंकल इज द ऑफरर, फेल्ट हाउस इज द ऑफरर, ठीक। बट इन दिस केस दिस नेफ्यू, दो ही इंटेंडेड टू एक्सेप्ट द ऑफर, जबकि वो चाहता था कि वो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, he did not communicate the acceptance to the offer, उसने ऑफरर को एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं की। किसको करी? एक थर्ड पार्टी को करी, बिंडले को, कि मैं चाहता हूं ये घोड़ा अपने चाचा जी को देना। प्लीज लेट मी नो यहां तक के फैक्ट्स आपको समझ में आए नहीं आए, ताकि फिर अगली यात्रा शुरू की जाए इसमें। कम ऑन एवरीवन। बट व्हाट हैपेंड इन दिस केस? The auctioneer बिंडले डिस्पोज ऑफ द हॉर्स बाय मिस्टेक, जो ऑक्शनर है, जो नीलामी करता है, गलती से उसने उसको बेच दिया। देन फेल्ट हाउस यानी कि चचा जान सूड बिंडले फॉर द टॉट ऑफ कन्वर्जन, उसको उन्होंने सू किया कन्वर्जन के लिए कि मैं इसका ओनर बन गया था। फेल्ट हाउस हैड बिकम द ओनर ऑफ द हॉर्स विच यू सोल्ड विदाउट माई परमिशन। चचा जी को गुस्सा आ गया। यहां पर जो ऑक्शनर है, नीलामी करता है, उसने गलती से उस घोड़े को बेच दिया। चाचा जी ने कहा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई? नाउ आई हैव बिकम ओनर, मैं इस घोड़े का मालिक बन चुका था, तुमने मेरे बिना पूछे इसको बेचा है। नाउ आई विल सू यू, एंड ही सूड हिम। तो अब ये है फैक्ट्स। अब आ जाइए लीगल प्रोपोजिशन पर। क्या हुआ इसमें? इसमें ही कहा गया कि देखो, जो मेन बात है वो ये है इसमें, जिसके लिए इसको जाना जाता है। एक, The nephew had not communicated the acceptance to Felt House. Number 1. इस केस में जनाब चाचा जी एक बात बताइए आप। अब आ जाइए कोर्ट का सीन, ठीक। बिंडले का वकील मैं हूं, ऐसे मान लीजिए, यानी कि आई एम द डिफेंडेंट इन दिस, एडवोकेट फॉर डिफेंडेंट। मैंने कहा चाचा जी आपने क्या ऑफर किया था? कि जी मैंने कहा था अपने भतीजे को लेटर के द्वारा, ठीक, लेटर के द्वारा कहा था कि इतने रुपए पर ये घोड़ा मेरा हुआ, ये आपकी तरफ से ऑफर था। अच्छा मुझे ये बताइए याद करके, आपके नेफ्यू ने कोई आपको कम्युनिकेट किया, कोई जवाब दिया कि हाँ उसको आपका ऑफर एक्सेप्टेड है? कोई टेलीफोन किया हो, किसी मैसेंजर के द्वारा भेजा हो? कर नहीं। कोई लेटर लिखा? नहीं। कोई टेलीफोन? नहीं। इट मीन्स कि नेफ्यू के द्वारा आपको कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई। कह रहे नहीं सर मुझे कम्युनिकेट नहीं हुआ, लेकिन इसने बिंडले को कम्युनिकेट किया था। ठीक, इसने बिंडले को कम्युनिकेट किया था, लेकिन चाचा जी आपके भतीजे ने आपको तो नहीं किया ना। बिंडले का ऑफर नहीं था, ऑफर था आपका, ऑफरर आप थे, उसको आपको कम्युनिकेट करना चाहिए था। जब उसने आपको कम्युनिकेट की ही नहीं एक्सेप्टेंस, इट मींस देयर वाज नो एक्सेप्टेंस टू यू, देयरफॉर देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट। बहुत सिंपल सी बात है। तो चाचा जी को जो समझाया गया वो शब्द ये रहे, इसको पढ़ लीजिए दोबारा, मैंने समझाया आपको, आप पढ़िए एक बार। सिंस, क्योंकि नेफ्यू हैड नॉट कम्युनिकेटेड द एक्सेप्टेंस टू द फेल्ट हाउस, क्योंकि नेफ्यू ने एक्सेप्टेंस फेल्ट हाउस को कम्युनिकेट नहीं की थी। नो कॉन्ट्रैक्ट हैड अराइजन इन दिस केस, इस केस में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं था। Therefore, Felt House had not become the owner of the horse, इसलिए Felt House उस horse का owner हुआ ही नहीं था। And as such, his action failed, और इसलिए वो केस हार गया। तो I believe आपको समझ में आया होगा। इसमें जो पॉइंट टू बी नोटेड था कि कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफर, जो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस किसको होनी चाहिए? ये लाइन थी, ये देखिए, यस, इस ब्लू लाइन पर था। ये पहले ही पढ़ाया, फिर मैंने आपको फैक्ट समझाए, और फिर मैं आपको लास्ट में फिर ये लाइन जो इफेक्टिव लाइन है वो समझा रहा हूं। सच कम्युनिकेशन शुड बी मेड टू द ऑफरर, और यहां पर हमारे एग्जांपल में ऑफरर था फेल्ट हाउस, इसको कम्युनिकेशन नहीं हुई थी। कम्युनिकेशन किसको हुई थी? बिंडले को हुई थी। हु वाज not offerer in this case, so therefore there was no valid consent in this case, and therefore there was no contract in this case. Come on, तो आप लोगों ने ये लीगल पॉइंट समझा? अगर समझ गया तो आपका काम सिर्फ ये है कि आप इनके फैक्ट्स को याद रखेंगे, आप इसके रेशनल को याद रखेंगे, किस तरीके से, क्या रीजन क्या था। केवल फेल्ट हाउस में ये कहा गया नहीं, उसके रीजन को पकड़िए, उसकी फीलिंग्स को समझिए, लॉ की
कॉन्ट्रैक्ट मेरे दिल के इतने करीब है, बता नहीं सकता मैं आपको। मजा है इसे पढ़ने में, एक रिदम है, हर चैप्टर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, हर जगह टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व है, छोटी छोटी सी बातों में तुरंत यहां से वहां बात बदल जाती है। चाचा चाहता है खरीदना, भतीजा भतीजा बेचना चाहता है, भतीजे ने कह दिया नीलामी करता हुआ ऑक्शनर को कि भाई बेचो, बेचना मत, चाचा को जाना है। Even in that case, because of one technical reason, because the communication was not made to the uncle, there was no contract, and hence the suit of the uncle failed in this case. That is the suit of Feldhaus. चलिए, अब ये पॉइंट समझ में आ गया। अब हम लोग इसी केस में अगली बात करते हैं अभी, और कौन कौन से पॉइंट्स इन्वॉल्व हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, व्हाई दिस केस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट, बोर्ड देखिए आप लोग, कहां गए बोर्ड, ये रहा। This case also explains that the intention of the nephew to accept the offer of his uncle, intention थी, or the communication of his intention to auctioneer was not enough to create the contract। दोबारा पढ़ के देखिए कि नेफ्यू की इंटेंशन होना, इंटेंशन ऑफ द नेफ्यू टू एक्सेप्ट द ऑफर, और या कम्युनिकेशन ऑफ हिज इंटेंशन टू ऑक्शनर, दोनों बातें 1 and 2, दिस वॉज नॉट एनफ टू क्रिएट द कॉन्ट्रैक्ट। ये नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि इवन दो यू आर इंटेंडिंग टू एक्सेप्ट, जो ऑफरी है, ही इज इंटेंडिंग टू एक्सेप्ट कि मैं चाहता हूं अपने चाचा को देना, कम्युनिकेट भी कर दिया। Even in that case, despite such intention, despite such communication, that was not enough, वो पर्याप्त नहीं था कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। यहां से एक पॉइंट आता है। अब देखो आप, मैं आपके सामने बहुत अच्छा सा मेंस का क्वेश्चन जुडिशरी का यहीं पे क्रिएट करता हूं। द इंटेंशन टू एक्सेप्ट, द इंटेंशन टू एक्सेप्ट द ऑफर is not enough to create a contract, full stop, discuss। इसी लाइन पे क्वेश्चन कर देंगे, बना देंगे और डिस्कस कर दिया। देन यू विल हैव टू टेक द हेल्प ऑफ फेल्टहाउस। तो यहां पर आपको कॉन्सेप्ट्स पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, और आई गिव यू गारंटी आपका कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होगा जो आपको आता नहीं होगा। ध्यान रखना इसको। तो इंटेंशन इज नॉट एनफ, कम्युनिकेशन टू थर्ड पार्टी इज नॉट एनफ, कम्युनिकेशन मस्ट बी टू दी ऑफरर। एक पॉइंट और है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट ये था, अनदर पॉइंट, द ऑफरर कैन नॉट इंपोज अपॉन द ऑफरी ए ड्यूटी टू रिप्लाई। ये बात कि जिस तरीके से चाचा जी ने कह दिया कि बेटा भतीजे अब तेरा करते हुए होगा, तू मुझे रिप्लाई कर, नहीं करेगा तो घोड़ा मेरा। तो इन दैट वे ही इंपोज द ड्यूटी अपॉन हिम, अपॉन द ऑफरी टू रिप्लाई। यू कैन नॉट डू दैट, यू कैन नॉट टेक द लिबर्टी ऑफ द ऑफरी। अरे साहब आपने मुझे ऑफर किया, अब मेरा मन करेगा मैं आपको जवाब दूं, रिजेक्टेड, मेरा मन करेगा एक्सेप्ट करूं, एक्सेप्टेड, मेरा मन करेगा मैं कुछ नहीं कहता। आई वॉन्ट कि मैं कोई कॉन्ट्रोवर्सी पढ़ना नहीं चाहता, लेट द ऑफर इटसेल्फ डाई। ऐसा हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो हमारे शशांक शेखर साहब हैं, इनके लिए एक ऑफर आया, कहां पर, ये पढ़ाई कर रहे हैं LLB की। अब इनके ऊपर एक लड़की मोहित हो गई, इन्हीं की क्लासमेट है, और उसने कहा कि नहीं अब शादी करनी है तो शशांक शेखर से ही करनी है। अब लड़की के फादर कौन है, वो उस कॉलेज के डीन है। अब भाई साहब को लड़की फूटी आंख नहीं पसंद, बिल्कुल डिसलाइक वाला मामला है, लेकिन लड़की को पसंद है। अब शशांक शेखर यहां पर फंस गए, मना करें तो गए, हां करें तो फंसे। समझ रहे बात। तो समटाइम्स ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आपको लगता है कि चुप रहना ही बेहतर है ना। तो लेट द ऑफर इटसेल्फ लैप्स विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ साथ धीरे धीरे अपने आप बात खत्म हो जाएगी, मैं चुप रहता हूं। तो शशांक शेखर कभी इधर से कभी वहां से अपना काम निकालते रहे इस तरीके से। तो ये सिचुएशन हो सकती है। यू कैन नॉट से कि यू विल हैव टू रिप्लाई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? कम ऑन एवरीवन। चलिए साहब, सो the moral of the story or the legal point in this case is that you cannot impose duty upon offer to reply। आप ये नहीं कर सकते, लीगली आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ।
पढ़ लीजिए एक बार। ऑफरर कैन नॉट से, ऑफरर ये नहीं कह सकता दैट फेलियर टू रिप्लाई विल बी डीम्ड टू बी एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर। लड़की ये नहीं कह सकती शशांक शेखर से कि शाम तक बता देना, और अगर चुप रह गए, नहीं बताया, तो तुम्हारी चुप्पी में मैं हाँ समझूंगी। तो ये बड़ी डेंजरस हो सकती है। दिस इज नॉट लीगली पॉसिबल। तो फेल्ट हाउस का केस जो है बिंडले विल हेल्प यू शशांक। नेक्स्ट आइए, ये मैं समझा चुका, पढ़ा देता हूं बस आपको। दी ऑफरी यानी कि जिसको ऑफर किया गया हैज ए राइट टू मेक द ऑफर लैप्स, उसको यह अधिकार है कि वो ऑफर को लैप्स होने दे बाय नॉट बीइंग एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट ना करके प्रिस्क्राइब टाइम में या रीजनेबल टाइम में चाहे तो वो लैप्स होने दे। mere silence cannot be regarded as acceptance of the offer discuss, बन गया मेंस का क्वेश्चन। देखो ऐसे बनते हैं, mere silence cannot be regarded as acceptance of the offer, that is why reading such lines is very important। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया कि कम्युनिकेशन होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, उनका mere silence cannot be regarded as acceptance, discuss। अगेन द आंसर विल बी विद द हेल्प ऑफ फेल्ट हाउस केस, कि मात्र चुप रहना एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। यू मे कम्युनिकेट इट बाय एनी एक्ट और ओमिशन एज पर सेक्शन 3, बट यू विल हैव टू कम्युनिकेट इट। साइलेंस इज नॉट इक्वलिंग टू एक्सेप्टेंस इन दिस केस। कर लेंगे आप लोग। तो ये हुआ आपका फेल्ट हाउस वाला केस। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है डिस्कशन का, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए क्या है, कम्युनिकेशन मस्ट बी मेड बाय द ऑफरी और हिज ऑथराइज्ड एजेंट। कम्युनिकेशन करेगा कौन? कम्युनिकेशन मस्ट बी मेड बाय द ऑफरी, या तो ऑफरी खुद करे, ऑफरी का मतलब जिसको प्रपोजल दिया गया है, और हिज ऑथराइज्ड एजेंट। इसका मतलब ये क्या हुआ, अगर ए ने ऑफर दिया है बी को, तो ए हुआ, ए विल बी कॉल्ड ऑफरर, बी विल बी कॉल्ड ऑफरी। तो अकॉर्डिंग टू दिस लीगल पॉइंट, ईदर बी शुड कम्युनिकेट, बी मस्ट कम्युनिकेट एक्सेप्टेंस, और हिज एजेंट, उसका कोई एजेंट हो, एक्स वाई वॉट एवर, वो करे कम्युनिकेट। कोई थर्ड पार्टी, अनऑथोराइज्ड पर्सन, कम्युनिकेशन बाय अनऑथोराइज्ड पर्सन विल नॉट हेल्प यू, विल नॉट क्रिएट एनी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और इसी को समझाने के लिए एक केस लॉ है, उसका नाम है पॉवेल वर्सेस ली। प्लीज गो टू द फैक्ट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसको समझाने के लिए पहले मैं आपके लिए कहानी करता हूं अभी। शिवानी वरदान मैडम ने जुडिशरी का इंटरव्यू दिया। ठीक, इंटरव्यू बोर्ड बैठा, और इंटरव्यू बोर्ड के एक मेंबर थे इनके चचा जान। ठीक, अब चचा जान ने इंटरनली इन पर्सनल कैपेसिटी शिवानी वरदान को फोन किया कि बेटी बधाई हो। कि सच्चे चाचा जी? हाँ बेटा बधाई हो, समझो बस हो गया, बोर्ड ने तुम्हारा सिलेक्शन पक्का कर दिया, आई एम सेइंग टू यू। ठीक है, अब शिवानी वरदान ने सारे अपना ढोल डपाटा पूरा पर सिलेक्टेड, पार्टी शार्टी सारे काम कर डाले इनके साथ। लेकिन बाद में हुआ क्या, जो बोर्ड मेंबर्स थे उन्होंने रिकंसिडर किया और शिवानी वरदान का कैंडिडेट कैंसिल करके किसी और का कर दिया। सपोज कीजिए कविता मैडम का कर दिया, कविता पवार मैडम कर दिया। अब शिवानी वरदान पीछे पड़ गई, ऐसे कैसे कर देंगे? यू हैव दैट वाज कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फ्रॉम यू। जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली थी कि मेरा कैंडिडेचर एक्सेप्ट कर लिया गया है, दैट वाज एन एक्सेप्टेंस, देयर वाज ए कॉन्ट्रैक्ट, नाउ यू आर कमिटिंग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आई एम सुइंग फॉरफिट। तो ऐसे ही केस हैं आपके पॉवेल वर्सेस ली के। आप उतरे कॉन्सेप्ट में या नहीं? कम ऑन एवरीवन, फिर रीड करते हैं इसको। पॉवेल यानी कि हमारी शिवानी वरदान was one of the candidates for the post of headmaster of a school। पोस्ट है हेडमास्टर की, उसके लिए कैंडिडेट हैं। The board of managers passed a resolution selecting him for the post। तो भाई साहब जो हैं ने एक पॉवेल अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ द हेडमास्टर,
पॉवल ने हेड मास्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया और उसको अप्रूवल मिल गया, उसको सेलेक्ट कर लिया गया। लेकिन हुआ क्या, नो कम्युनिकेशन अबाउट दिस डिसीजन वॉज मेड टू पॉवल बाय द बोर्ड। तो बोर्ड ने डिसाइड तो कर लिया, बोर्ड ने सेलेक्ट तो कर लिया पॉवल को, लेकिन उसको कम्युनिकेट नहीं किया। अब यानी कि ऑथराइज्ड कम्युनिकेशन कुछ नहीं हुई है इनको। और वन ऑफ द बोर्ड मेंबर्स, जिसको मैंने कहा शिवानी के चचा जान, वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड हु हैड नॉट बीन ऑथराइज्ड टू कम्युनिकेट दिस डिसीजन, जिनके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी कम्युनिकेट करने की, उन्होंने अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में इन्फॉर्म किया। जैसे कि मैंने अपने एग्जांपल में शिवानी को इन पर्सनल कैपेसिटी इन्फॉर्म किया। और बाद में क्या हुआ, बाद में ये हुआ, बोर्ड ऑफ मेंबर्स मेट अगेन, दोबारा मिले, डिसाइडेड टू कैंसिल अपॉइंटमेंट ऑफ पॉवल, अपॉइंट अनदर कैंडिडेट पार्कर। एंड देन पॉवल को गुस्सा आया, पॉवल ने क्या किया, sued Lee, the chairman of the board of managers, for the breach of contract। तो ये फैक्ट मैं समझा चुका हूं। What was held in this case, ये समझ लीजिए। Since the resolution passed by the board was not communicated to Powell by the board or any authorized person in this behalf, it could not give rise to a contract। Powell's action therefore failed। क्योंकि भले ही देखो इसमें क्या है, डिसीजन हैज बीन टेकन बाय द बोर्ड, डिसीजन लिया जा चुका था, बट इट वाज नॉट कम्युनिकेटेड टू हिम थ्रू प्रॉपर चैनल, थ्रू ऑथोराइज्ड चैनल। तो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं उसके एब्सेंस में, और इसीलिए पॉवेल साहब का केस फेल हो गया। उनको कहा बेटर ट्राई नेक्स्ट टाइम। तो दिस इज व्हाट पॉवेल वर्सेस ली। आई बिलीव कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये कहीं कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए, बस बात यही था। तो दीज आर द टू केसेस, फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले। यहां तक कि पूरे के लेक्चर में आपको कहीं भी कोई भी पॉइंट मन में आता हो कि नहीं समझ में आया, प्लीज लेट मी नो। मैं आपको यहां बता देता हूं कि किस तरीके से आपको नोट्स बनाने चाहिए इसमें। देखिए, आप बनाइए एक टेबल, सीरियल नंबर 1, कम्युनिकेशन मस्ट बी टू ऑफरी। ये किस केस में कहा गया था, ली वर्सेस पॉवेल केस में कहा गया था, ठीक। नंबर 2, mere silence ... does not amount to this, Feldhaus versus Bindley and so on। इस तरीके से आपको नोट्स बनाने चाहिए इसमें। ये आपको केस लॉज जितने भी मैंने पढ़ाए हैं अभी तक, एक सीरीज में इस तरीके से नोट्स बनाने चाहिए। अब उसका फायदा क्या होगा, जैसे ये नोट्स हो गए आपके, है ना, तो राइट साइड पर, राइट हैंड साइड पर आपका केस का नाम आ रहा है, तो आपको रटने केस लॉज हैं, उसी को ढक के हम चेक करते हैं हमें याद है या नहीं है। जो मिडिल लाइन है उसको पढ़ करके राइट साइड की लाइन आपको याद आ रही है या याद नहीं आ रही। तो दिस इज द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर द प्रीलिम्स एंड टू ऑल्सो प्रिपेयर फॉर द मेंस एग्जामिनेशंस। तो ये आपके जो कॉन्ट्रैक्ट में जितने भी केस लॉज हैं, आप उसकी लिस्ट इस तरीके से बनाना शुरू कर दीजिए। पहले प्रपोजल से शुरू कीजिए, प्रपोजल के सभी केसेस आ जाएंगे लाइन से, फिर उसी तरीके से एक्सेप्टेंस के आ जाएंगे, और उसी तरीके से फिर रिवोकेशन, और फिर जैसे टॉपिक बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में केस लॉज की बहुत ज्यादा वैल्यू है। नोट्स लाना आपको आया या नहीं आया? प्रॉब्लम थी पॉवेल वर्सेस ली केस में, तो मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। चलिए, केस है पॉवेल वर्सेस ली का, और मैं आपको दोबारा समझाता हूं उसको। पॉवेल वर्सेस ली को मैं आम भाषा में समझाता हूं। इसमें यह कहते हैं कि देखो, आप बोर्ड देखो, बोर्ड पे समझाता हूं।
made an offer to B. Now, according to Powell versus Lee, या तो B और his agent must communicate the acceptance to C. कोई तीसरा व्यक्ति C हो या कोई D व्यक्ति हो या E हो, वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता। समझे? वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता। या इसको ऐसे समझ लीजिए, शिवानी वरदान मैडम के रिश्ते की बात चल रही है, ठीक है? शिवानी वरदान मैडम के रिश्ते की बात चल रही है। ये अभी जुडिशरी की तैयारी कर रही हैं और जो वहां से रिश्ता आया है वो लड़का एक पहले जज बन चुका है, ठीक है? तो लड़के वालों ने ऑफर किया कि भाई हम आपकी शिवानी बहुत खूबसूरत है, ये है, ब्ला ब्ला ब्ला, हम इसे अपनी बहू के रूप में अपनाना चाहते हैं। अब बुलाया शिवानी के मामा जी को, मामा जी से डिस्कशन हुआ और मामा जी ने फोन किया वहां पर लड़के वालों को कि हाँ जी हाँ, हमें आपका रिश्ता मंजूर है। सही है? तो लड़के वाले भी खुश हो गए, रिश्ता पक्का हो गया। लेकिन बाद में पता चला कि लड़के में कुछ ऐब हैं और शिवानी पार्टी अब हटना चाहती है। तो शिवानी जैसे चलाक पॉवल वर्सेस ली का सहारा लेगी। अब लड़के वालों ने कहा कि साहब रिश्ता तो पक्का हो गया था। कह रहे कैसे पक्का हो गया? कह रहे आपके मामा जी ने रिश्ता मंजूर किया था कि हमें मंजूर है। तो मामा जी कौन होते हैं? ही इज नॉट ऑथराइज्ड पर्सन टू कम्युनिकेट एक्सेप्टेंस टू यू। आपको एक्सेप्टेंस कर कैसे सकते हैं वो? या तो मैं एक्सेप्टेंस दूंगी, कम्युनिकेट करूंगी, या फिर मेरे पेरेंट्स करेंगे। हाउ कैन ए थर्ड पार्टी कम्युनिकेट एक्सेप्टेंस टू यू? दैट इज नॉट ए वैलिड एक्सेप्टेंस। आर यू गेटिंग शिवानी? कम ऑन। अब बात समझ में आई आप लोगों को? ओनली द पर्सन जिसको ऑफर किया गया है वही एक्सेप्टेंस करेगा, ठीक है? ऑफरी, या फिर उसका कोई ऑथोराइज एजेंट करे। इस तरीके से बात बनेगी। तो अब मुझे लगता है अब समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। तो इसमें जो है पॉवल वर्सेस ली में, जो पॉवल है उसको कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस किसने की? एक बोर्ड मेंबर ने की, है ना? इस लाइन को पढ़िए। वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड एक्टिंग इन इंडिविजुअल कैपेसिटी, का मतलब वह ऑफिशियल कैपेसिटी में नहीं, हु हैड नॉट बीन ऑथोराइज्ड, जिसको ऑथोराइज नहीं किया गया था कम्युनिकेट करने के लिए, दैट पर्सन इन्फॉर्म्ड पॉवेल। तो कम्युनिकेशन इस मेंबर ने की जिसको कि ऑथोराइज ही नहीं किया गया था। तो एक दिस वाज द कम्युनिकेशन बाय समवन हु वाज नॉट ऑथोराइज्ड, therefore that communication was not a valid communication and therefore there was no contract in this case. तो this was the case of Powell versus Lee. तो अब अच्छी तरीके से हो गया, क्लैरिटी से, बढ़िया तरीके से। आज आप लोग ये बात समझ के जाइए। देखो मेरी अपनी थ्योरी ये है और इस थ्योरी को आप समझ जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि जिस तरीके से पानी को उबालने के लिए, पानी को गैस में बदलने के लिए, स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए 100 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए, है ना? 100 डिग्री का टेम्परेचर, देन वाटर विल कन्वर्ट इनटू स्टीम, स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू स्टीम, है कि नहीं है? तो द मिनिमम रिक्वायरमेंट इज व्हाट? 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। या वाटर को आइस में कन्वर्ट होने के लिए 0 से नीचे आना पड़ेगा। अब सपोज कीजिए वाटर को आप लोग उबालना शुरू कर दिया आपने, लेकिन उसका जो टेम्परेचर है किसी का 50 है, किसी का 60 चल रहा है, 100 पे नहीं जा रहा है वो, तो उबालते रहिए आप, है ना? तो यानी कि एफर्ट्स में अगर कमी रह गई तो आप घंटों तक लग रही है, आप नहीं मिलेगी सक्सेस आपको। लेकिन अगर आपने बहुत तेजी के साथ स्प्रिंटर टाइप, ठीक है, कि मुझे जोश में एक झटके के साथ कर डालेंगे तो 1 साल में हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप लंबा टाइम खींचेंगे, आप अभी 3-4 घंटे पढ़ रहे हैं, अभी सोचें आप साल में, 2 साल में, 3 साल में हो जाएगा, तो 1 साल के बाद में यू विल स्टार्ट फीलिंग डीमोटिवेटेड। आप पे प्रेशर आएगा, कमाने का प्रेशर, शादी का प्रेशर, गर्लफ्रेंड का प्रेशर, बॉयफ्रेंड का प्रेशर, इतने प्रेशर है उनको नहीं झेल पाओगे। 1 साल है जम के मेहनत करने का, कि इस साल कुछ नहीं, बस जितना चाहे पढ़ लीजिए, बस
मतलब हर समय 1 साल एक दे दीजिए बस, कि सुबह शाम दिल दिमाग में केवल सिलेक्शन की बात हो और पढ़ने की बात हो, और फिर आप देखना कि यू विल क्वालिफाई इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। आप ऐसा 1 हफ्ते करके देख लीजिए, फिर आपको कॉन्फिडेंस लेवल आप मुझे खुद बताएंगे कि इसका कितना बढ़ा। यू डू इट ओनली फॉर 1 वीक। आपको वीकनेस आ रही है, मल्टीविटामिन खा लीजिए, आपको नींद आ रही है, मुंह धो लीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन पढ़ाई कीजिए। तो 1 साल जमकर मेहनत करना आपको जज बना सकता है, कई साल थोड़ी थोड़ी मेहनत करना आपको जज नहीं बनाएगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको। आकांक्षा संगल ने एक अपनी प्रॉब्लम बताई है और मैं इसकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देता हूं। देखो, एक मैडम थी सिन्हा, उनका नाम याद नहीं आ रहा। शी वॉज ट्रेवलिंग इन ए ट्रेन और उनको पुश कर दिया गया ट्रेन से, उनके दोनों पैर कट गए और पूरी रात वो उस जो पटरियां हैं, रेल की पटरियां, वहां पर पड़ी रही, ब्लीडिंग होती रही पूरी रात। सोचो, पूरी रात ऐसा खून बहाव, और वो सुबह तक जिंदा रह गई। उनको हॉस्पिटल ले गया, उनके दोनों पैर कट चुके थे। तो उनके पास क्या नहीं था जस्टिफिकेशन, उनके पास ये जस्टिफिकेशन था कि वो अगर भीख भी मांगने बैठ जाते तो लोग कहते कि भाई जस्टिफाइड करें क्या, है ना। साइंटिस्ट हॉकिंस, पूरे बॉडी खराब, केवल उंगली चलती थी उसकी बस। इंसान की विल पावर होनी चाहिए, क्या हिंदी या इंग्लिश, वो जो चाहे करा सकती है, विल पावर। उस लड़की ने ये सोचा, मैडम सिन्हा, नाम वो याद होगा शायद आपको, कि भगवान ने, अगर मैं पूरी रात बच गई जिंदा तो देयर मस्ट बी पर्पस। वो पर्पस क्या है? उस लड़की ने आर्टिफिशियल पैरों की मदद से एवरेस्ट को नाप डाला। बताइए, मेरे बस की नहीं है पहाड़ पे जाना इतने ऊंचा, उसकी विल पावर थी। ऐसे व्यक्ति की विल पावर जिसके दोनों पैर ना हो, आप विश्वास कर सकते हैं इस चीज को? तेरे सोच के देखो उसकी जगह अपने आप आकर के, फिर आप देखना आप जो प्रॉब्लम्स मुझे बता रहे हो, आपकी प्रॉब्लम्स कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, और क्या उनको स्ट्रॉन्ग विल पावर से आप ओवरकम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। देखो, कोई और नहीं कहने आएगा आपको, ये आपका सपना है, आप ही को पूरा करना है। आपको अपनी आत्मा को गवाही देनी है कि हाँ, मैंने ट्राई किया। बहुत बड़ी गिल्ट में चले जाओगे, मैं आपको बता रहा हूं। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप अंदर से कोसोगे कि मैंने उससे मेहनत क्यों नहीं की, काश मैं उससे मेहनत कर लेता तो मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत होती, क्योंकि मैं कर सकता था। जिन इंसान को अपनी गिल्ट के साथ नहीं जीना चाहिए कभी भी। जो वो करना चाहता है उसको हमेशा कर लेना चाहिए, कम से कम बेस्ट ट्राई करना चाहिए, ताकि वो अपने आप से कह सके कि यस, मैंने कोशिश की, कम से कम, है ना। नहीं हो पाया तो कम से कम खुद से तो आंखें मिला पाओगे कि हाँ, मैंने कोशिश की थी। वरना आपको लगेगा कि यार मेरा वो बन गया, वो बन गया, वो बन गया, मैं नहीं बना करके रिग्रेट करोगे। मैंने अपनी इतनी अच्छी शानदार नौकरी छोड़ी केवल इसी पॉइंट पर। एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर, दिल्ली गवर्नमेंट के सलाम लेते लेते थक जाता है इंसान। इंडिपेंडेंट ऑफिसर नौकरी इतनी जबरदस्त दिल्ली की, क्यों छोड़ी? कि मैं नौकरी में बंधना नहीं चाहता था, मैं चाहता था कुछ और करूं, और बढ़िया करूंगा। फिर मुझे लगा कि यार अगर मैं सोचता रह जाऊंगा तो जिंदगी में कभी नहीं होगा। मैंने चुपचाप घर वालों को बिना बताए रेजिग्नेशन भेज दिया। इतना लड़ाई झगड़ा हुआ, मैंने कि नहीं, जो भी है, मैं अपनी आंखें बंद करके अपने आप को जवाब नहीं दे पाऊंगा कि मैंने ट्राई नहीं किया। मेरा मिशन था विधि खोलना, कि आई वांट टू डू समथिंग गुड, है ना, तो मैं कर रहा हूं वो। इंसान को कोशिश करनी चाहिए। तो आप प्लीज, प्रैक्टिस कर रहा हूं, कोर्ट में ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, ये सब बेकार की बातें हैं, सारी बातें जो आपको मैं, अगर आपका सपना है तो आप सपने के लिए सब कुछ करेंगे। अरे उन 18-20 साल के बच्चे सोचो, जिनको प्यार हो जाता है, भाग जाते हैं, दुनिया जाए भाड़ में, देखा जाएगा जो होगा, कुछ नहीं सोचते वो लोग, वो कर डालते हैं। आप लोगों को पापा की कोर्ट में जाना है, उसको मम्मी के सास के बच्चों के ये करने, क्या है ये सब। मेरी जो पहली स्टूडेंट थी, है ना, जो फर्स्ट स्टूडेंट जो पहली बार में जज बनी, कुमारी संगीता, नाउ शी इज ए डीजे। शी वॉज मैरिड, 2 बच्चे, एक 6वीं में, एक 8वीं क्लास में। इतनी सीधी लड़की, बहुत सीधी, और उस मैरिड लाइफ में हस्बैंड सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों से सपोर्ट नहीं था, थोड़ा नेगेटिव ही था उसके अनुसार, कि भाई थोड़ा सासू वगैरह से कंपेटिबिलिटी इश्यूज थे। उसके बावजूद लड़की ने पोछा लगाते हुए, झाड़ू, कौन सा काम नहीं किया घर का उसने बच्चों को पाला, उसने अपने बच्चों को स्कूल भेजा, उनकी स्कूलिंग कराई, और घर के सारे काम करते हुए शी बिकेम जज इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट। पहली बार पढ़ाना शुरू किया था, पहली बार मैंने चमत्कार कर डाला।
समझे? जस्ट शी फॉलोड, बस जैसा जैसा कहा गया था वो वैसे ही करती थी। उसको मैं कहता हूँ रिवीजन करते हुए ना, झाड़ू भी लगा रही है तो रिवाइज करती रहे, बस तेरा टाइम वहीं से निकलेगा। तो रोटी बना रही है, कपड़े धो रही है, तेरा रिवीजन काम चलता रहना चाहिए बस। शी डिड इट। उसको टाइम कभी कभी पड़ी ही नहीं, कभी घर के काम करे लेकिन रिवीजन कर रही है, क्या फर्क पड़ता है? गाना भी गाते हैं, वो अपना सेक्शन 2 भी गा रही है, सेक्शन 3 रिवाइज कर रही है, सेक्शन 9 रिवाइज कर रही है, बिंडले के फैक्ट्स दिमाग घुमा रही है, एक बिंडले था, ये था, वो था, हो गया सिलेक्शन। इसीलिए अगर आपका ये सपना है, जज बनना चाहते हो, तो ये मान लीजिए कि हमें ना नुकर नहीं करनी है। मिल्खा सिंह का देखो जवाब, कहां से कहां आया लड़का, लेकिन टारगेट बनाया, गुरु ने पैर में टायर बांधे, सख्त से सख्त ट्रेनिंग दी उसको, लेकिन उसके पास एक टारगेट था कि मुझे करना है तो करना है। देखो आइडियल कंडीशंस कभी नहीं बनती। श्रीमान मोदी जी को ले लीजिए, श्रीमान राहुल जी को ले लीजिए, राहुल जैसी कंफर्टेबल पोजीशन नहीं मिलेगी किसी पॉलिटिशियन को, फिर भी उतनी सक्सेस नहीं मिल पा रही। मोदी जैसी टफ कंडीशंस नहीं मिलेंगी किसी को, आज वो वर्ल्ड लीडर बने हुए हैं। डिटर्मिनेशन, काफी कुछ उन्होंने त्याग किए, तपाया अपने आप को, गालियां खाई, दुनिया भर के टफ डिसीजंस लिए। तो मैंने आपको हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूं, उसका निचोड़ में सिर्फ एक है कि आपकी डिटर्मिनेशन। बाकी सारा काम विजय वर्मा का, आपको नोट्स देने, पढ़ाना, सारी चीजें, सबकी लायबिलिटी मेरी। पढ़ना, पढ़ने से ज्यादा डिटर्मिनेशन, हाँ मैं करके दिखाऊंगा, फिर पढ़ने लगोगे अपने आप। मेरी बात समझ में आई प्लीज? अब मुझे बताओ आप में से कितने लोग आज प्रॉमिस करेंगे मुझसे कि यस यू विल चेंज योर माइंडसेट एंड यू विल स्टार्ट स्टडिंग नॉट लेस देन 8 आवर्स एक्सेप्ट माई क्लासेस या वीडियो क्लास जो करते हैं। सेल्फ स्टडी का मतलब है रिवीजन करना, रटना, वो वाला काम। वीडियो देख रहे हैं या मेरी क्लास दे रहे हैं, वो क्लास टाइम है। प्लीज प्रॉमिस मी, देखता हूं कितने लोग करते हैं, एंड ऑनेस्टली करना, ऑनेस्टली, कम ऑन। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। एंड देखिए अपने YouTube चैनल को, आपका अपना YouTube चैनल है विधिशूल एकेडमी, इसकी प्लेलिस्ट को जरूर टाइम देकर के आप देखते रहिए। वी आर कॉन्स्टेंटली अपडेटिंग दोज। तो कौन कौन से वीडियोस हम डाल चुके हैं, आपको यकीन मानिए जुडिशरी की कोचिंग के लिए या फिर इस लेवल के किसी भी एग्जाम के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच।